बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी राबिता मुहिम और जलसों जुलूसों का फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी की है कि अवाम में जाएं और जाकर लोगों को बताएं कि अवाम के पास हमारे सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में ये फैसला किस हद तक हुकूमत का दुरुस्त है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अपोजिशन जमातों और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुलाकातें जारी हैं। हुकूमती इत्तेहादी आपस में भी एक दूसरे से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। क्या ये महज सियासी मुलाकातें हैं या कहीं कुछ पक रहा है? क्या ये मुलाकातें हकीकत में सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती हैं? प्रोग्राम में इस पर बात होगी और प्रोग्राम में के आखिर में हम बात करेंगे भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है। मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी गई है। भारतीय रियासत कर्नाटका में कुछ कॉलेजेस में मुसलमान तालिबात पर हिजाब के साथ दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। मामला कर्नाटका की हाई कोर्ट में भी है, मगर आज कुछ लोगों ने जाफरानी मफलर के साथ रैली निकाली अदालत पर दबाव डालने के लिए और वहां पर कुछ तालिबात नजर भी आई जो हिजाब में थी, उनसे महाजराई भी हुई। क्या सवाल यह है कि क्या सेक्युलरिज्म का दावेदार भारत अक़लियतों को बराबर के हुकूक दे पा रहा है? क्या भारत में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट रजा रूमी साहब भी स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार आसमा चौधरी साहिबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी। शहजाद चौधरी साहब, अवामी राबिता मुहिम का फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया मौजूदा सूरत हाल में, क्या ये दुरुस्त फैसला है? जी, कुछ देर से शुरू किया। मेरे ख्याल में अगर कोई कमज़ोरी थी इस हुकूमत में जो नज़र आ रही थी वो यही थी कि जो आवाम के साथ राब्ता है इस हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो तकरीबन नापैद था। मामला सिर्फ दो चार वज़ीरों के हाथ में रह गया था और जिस किस्म की वो गुफ्तगू फरमा रहे थे लोगों के सामने, वो अभी भी ऐसा लगता था कि जैसे कंटेनर से बोल रहे हैं, बजाय इसके कि जो मुश्किलात हैं आवाम की उसके बारे में एक बेहतर एनालिसिस पेश किया जाता है इन वज़रा की तरफ से, जो कि नहीं किया गया। बल्कि इस पूरी हुकूमत के दौरान पौने 4 साल होने को आ चले हैं, इनकी तरफ से जो मुश्किलात, माशी मुश्किलात थी, इसकी मेरे हिसाब से एक इंटीग्रेटेड किस्म का, मरबूत किस्म का एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई है। लेकिन बारसूरत ये याद रखें कि पाकिस्तान की सियासत भी बहुत अजीब सी सियासत है। मेरे ख्याल में इमरान खान या उनकी पार्टी का ये फैसला कि वो अवाम में जाएंगे, पहली बात तो इसलिए है कि अभी कुछ लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने हैं, जो कि जाहिर है कि पहला खैबर पख्तूनख्वा में होगा, उसके बाद फिर पंजाब में होना है, तो फिर उससे कुछ तेज़ी लाई जाए सियासत के अंदर, पीटीआई की सपोर्ट के अंदर। दूसरा, इमरान खान साहब अगर खुद जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का उसमें क्या होगा, कवानीन क्या कहते हैं, उनको मना किया जाएगा, या जब ये जाते हैं तो उसके बाद किस किस्म का रिस्पॉन्स लोगों से आता है। ये भी एक इम्तिहान होगा पीटीआई के लिए, ये फैसला करना कि क्या पीटीआई की सियासत जिस नहज पे आज खड़ी है इसके आगे कोई उम्मीद की किरण है इनके पास या नहीं है। और अगर ये नहीं नज़र आती, यानी अगर आपको लोकल बॉडी इलेक्शन में भी नज़र नहीं आता, इमरान खान साहब के सामने रिस्पांस भी कोई बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आता जलसों जलसूसों में, तो फिर क्या वो पत्ते होंगे जो कि इमरान खान चलेंगे, जिससे क्या वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करेंगे, अर्ली इलेक्शन कॉल करेंगे, कुछ और ऐसा काम कर देंगे जिससे कि सियासी शोहदा में शामिल होकर अपनी पार्टी के लिए कोई बचाव और बचत का तरीका निकालें। तो ये वो चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से ये एंड गेम है हमारी सियासत की इन 5 सालों की, और उसी के आपको पत्ते खिलते नज़र आते हैं। तो मैं इसको बहुत कोई मैं इसको गैर मामूली समझता हूँ, मामूली बात नहीं समझता, लेकिन जाना बाहर सूरत उनके लिए लाजमी है ताकि जाके कुछ पता कर सकें कि असल में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक, सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में दुरुस्त फैसला है अवामी राबिता मुहिम करने का, सियासी जलसों जुलूसों का? सवाल ये है कि दुरुस्त फैसला इमरान खान के लिए ये यहाँ पाकिस्तान के लिए, ये दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। शहजाद चौधरी साहब ने ठीक कहा कि ये अब बिलाकर यही होना था और ये उन्हें करना था, गैर मामूली बात है, ये गैर मामूली बात है। ये इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शनरिंग की तरफ जा रहे हैं। ये लोकल बॉडी इलेक्शन को वो कोई मुकामी इलेक्शन नहीं, सिर्फ इलेक्शन समझ रहे हैं, जनरल इलेक्शन की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं और मैदान में जा रहे हैं। फिर होता ये आया है कि जब भी किसी भी हुक्मरान ने, जैसे इमरान खान की बात नहीं है, जब भी वो मैदान में आता है तो और भी उस पर इल्ज़ामात की बौछार इसलिए हो जाती है कि कहा जाता है कि इसके लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, और अमूमन इस्तेमाल होती है। यानी कि ये खास मखसूस नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि इमरान खान इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूं कि जब भी हुक्मरान मैदान में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सरकारी मशीनरी उसके लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर मुझे डर इस बात का है
कि इमरान खान दोबारा कंटेनर की सियासत शुरू कर देंगे और मुल्क के अंदर जो डिवाइड है और जो एक किस्म का हिजान है सियासी तौर पर, वो मजीद इख्तियार कर सकता है। जिन शहजाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये गैर मामूली फैसला है, और गैर मामूली फैसला उन्होंने गोया, मैं ये तो नहीं कहता कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे किया है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि उनके पास कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। उनकी पहली टीम फेल हुई, सियासी पार्टी की टीम फेल हुई, तो उन्होंने पार्टी को हुकूमत के सपुर्द कर दिया, यानी मिनिस्टर के सपुर्द कर दिया। मिनिस्टर के सपुर्द करने का मतलब था कि पार्टी फेल हो गई है और हुकूमत इसको चलाएगी। अब उनका मैदान में उतरना, अगरचे वो इमरान खान जो पहले अपोजिशन में थे, जो कंटेनर में बैठ के सियासत करते थे, वो मुख्तलिफ थे, और एक वजीर आजम इमरान खान का मैदान में उतरना एक मुख्तलिफ बात होगी, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल को मजीद अनस्टेबल करेगी। और हो सकता है कि इससे एक नेगेटिव फीलिंग जो लोगों में मौजूद है महंगाई के हवाले से, वो रिएक्शन भी सामने आए, और उस रिएक्शन के नतीजे के तौर पर ये जिसको मैं आखिरी हरबा कह रहा हूँ, ये ज्यादा खतरनाक साबित हो और इसमें तकलीफ दे बात नजर आती दिखाई दे। कोई वाज़ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये उनके लिए भी सूदबंद होगा या नहीं होगा। कम अज कम पाकिस्तान के लिए ये फिर एक ऐसा लम्हा आ गया है कि जनरल इलेक्शन से पहले आप जनरल इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इमरान खान ये करके पैगाम किसको दे रहे हैं। तो आप समझते हैं सजाद मीर साहब दुरुस्त फैसला है हुकूमत का ही? मेरे ख्याल में ये गैर मामूली दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया शहजाद चौधरी साहब ने। इसको दुरुस्त या गलत कहने की बात मैं नहीं करता, और ऑप्शन कोई नहीं शायद इमरान के पास रह गया है, और जो ऑप्शन ही रहता है तो ये आखिरी हरबा मैंने कहा ऐसे, तो यही समझिए कि उन्होंने इस तरह इसको इस्तेमाल किया है अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए। ये अमूमन फ्रस्ट्रेशन का साख को बचाने के लिए दुरुस्त फैसला। रजा रूमी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं रहनुमाओं को कि अवाम में जाएं और बताएं हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या दुरुस्त फैसला है जलसों जुलूसों का? देखिए, जलसे जुलूस करना तो तमाम सियासी कुव्वतों का और पार्टियों का हक है, बेशमूल हुकूमत वक्त का, और बज़ाहिर तो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आपके मुल्क में इतने संगीन मसाइल मौजूद हों जिनको तवज्जो चाहिए काबीना की, वज़ीर आज़म की, ख़ुसूसन मईशत के हवाले से, दीगर और जो उनके मसाइल इस वक्त सामना है पाकिस्तान को, उसमें जलसे जुलूस करना तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक डाइवर्जन है, और जहाँ पे उनको तवज्जो देनी चाहिए वो वहाँ नहीं दे रहे। और उसकी वजह यही है, जैसे शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे, कि ये आखिरी राउंड है इस हुकूमत के दौरान, ये डू और डाई वाला मामला है। आखिरी जो साल होता है या 1.5 साल अभी रह गया, उसमें पत्ते जो हैं वो खेल रहे हैं खान साहब, और बुनियादी तौर पर जो है वो अपोजिशन के जो बढ़ता हुआ दबाव है और उनका जो अकट हो रहा है, ख़ुसूसन आपने देखा कि आज शहबाज शरीफ साहब की MQM के रहनुमाओं से भी बात हुई, जरदारी साहब की काफ लीग से मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ का अभी ये खबर चल रही थी कि वो काफ लीग से मुलाकात भी करेंगे, और तहरीक अदम एतमाद का जो है वो अफवाह भी फैली हुई है, कल भी इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी। इस सूरत हाल में शायद खान साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ जो कुव्वतें हैं वो गैंग अप कर रही हैं, और उसका जवाब वो सड़कों पर और जलसों की सूरत में देना चाह रहे हैं, अपनी बेस को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। लेकिन शायद वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि इस वक्त वो एक सियासी लीडर या अपोजिशन के रहनुमा नहीं है, बल्कि वो मुल्क के वजीर आज़म हैं, और बड़े संगीन जो मामलात हैं उनको हैंडल करना उनकी अवलीन जिम्मेदारी है। सब उनकी तरफ देख रहे हैं, महंगाई का मसला हो या खारिजा पॉलिसी का मसला हो, दहशतगर्दी की उभरती हुई लहर हो, चाहे वो बलूचिस्तान में जो कुछ हमने देखा, या हत्ता के लाहौर में भी अनारकली में धमाका हो गया। ये सब चीज़ें इस चीज़ की मतकाजी हैं कि इस वक्त गवर्नेंस की जो खामियां जिसकी तरफ निशानदेही की गई है, उनके हामियों की तरफ से भी, उनके ओपोनेंट्स तो करते ही हैं, उसके ऊपर तवज्जो दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो है सियासी जो हल वो निकाल रहे हैं, हालांकि इसका हल ये है कि वो अपनी टीम को दुरुस्त करें, अपना किबला ठीक करें, और इस गवर्नमेंट की कोई डिलीवरी को बेहतर करें। इसलिए मैं नहीं ये समझता कि ये दुरुस्त हिकमत अमली है, इससे कुछ नहीं हासिल होता। अगर आप माजी में देखें तो सारे सियासी रहनुमा यही करते रहे हैं कि वो कहते हैं जी हम अवाम के पास जा रहे हैं। क्या मुल्क मजीद अदम इस्तेकाम का अब मुतहम्मिल हो सकता है कि यहाँ पे ये जलसे कर रहे हैं, वहाँ पे वो जलसे कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? खान साहब क्यों जलसा कर रहे हैं? अपनी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं,
पहले तो वो कंटेनर पे करते थे ना, उस वक्त तो ठीक। नून लीग थी, नवाज शरीफ को निकालना था, ठीक है समझ आती है। आज वो किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये तो कुछ अजीब मजे का खेज बात हो जाएगी कि वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अगर जलसा करने निकल जाएं। जी ठीक। ठीक, आपका ही पॉइंट है। आसमा चौधरी साहबा, आप क्या समझती हैं, दुरुस्त हिकमत अमली है मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की, जलसों जुलूसों की? बिल्कुल, मेरे ख्याल से उन्होंने फ्रंट फुट पे खेलने का फैसला किया है। और जैसे बाकी गेस्ट कह रहे थे कि जाहिर बात है वो अवाम का एक नब्ज पे हाथ रखने की भी कोशिश शायद करेंगे, लेकिन उसका तो बेहतर आइडिया उनको जल्द से जुलूसों में जाकर होगा। क्योंकि हमने अगर पाकिस्तान की तारीख भी पढ़े, जैसे कि बड़े हमारे हुक्मरान थे, उन्होंने जल्द से जुलूस किए और अवामी एक रद्द अमल भी उस वक्त सामने आया था। भुट्टो साहब के दौर में भी जब महंगाई के खिलाफ लोग जलसों में आए, उनके उन्हीं के जलसों। और खैर उन्होंने उस वक्त भी लोगों से मुखातिब होकर कहा कि हाँ जी, कुछ लोगों ने जूते लहराए तो उन्होंने कहा जी मुझे पता है शायद जूते महंगे हो गए, इस तरह की बात भी हुई थी। तो वो अवाम का रद्द-ए-अमल भी देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि अभी पहले भी बात हो रही थी कि शायद उनके नजदीक ये पॉइंट अहम हो कि ये हुकूमत का चौथा साल है। देखिए 3 साल तो शायद हुकूमत उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी। अवामी रद्द-ए-अमल भी बहुत ज्यादा सख्त सामने आया। कोरोना की वबा थी, शायद हुकूमत इस तरह से एक एज लेने की कोशिश करती है कि जी कोरोना के दौरान हम उस तरह से काम नहीं कर सके। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल को अगर जहन में रखें तो इमरान खान के लिए एक बड़ा टफ माहौल होगा और बड़े मुश्किल तरीन मराहल का उनको सामना किया जा सकता है। क्योंकि हम इस तरह की सूरत हाल देखते आए माजी में। जैसे रज़ा रूमी अभी ये कह रहे थे कि वो शायद अपनी हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं, ये बात भी बड़ी अहम होगी। और दूसरी जानिब जैसे अपोजिशन की बात आप कर रहे हैं कि अपोजिशन भी लॉन्ग मार्च कर रही है या तहरीक अदम एतमाद, तो वो तो हम देखते भी आए हैं पीडीएम में, जैसे किसी पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं साथ ही फूट पड़ जाती है। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को मनवा के दूसरी जानिब हो जाती है। और इसी तरह हम्म। दीगर जमातों की हम बात करते हैं, पीएमएलक्यू की बात करें या एमक्यूएम की बात करें, तो वो भी हुकूमत के साथ कुछ गिव एंड टेक की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान के लिए एक बड़ा टेस्ट केस होगा। वो हीरो रहे हैं जलसों के कंटेनर पे जैसे खड़े होके हुकूमत को ललकारते थे और उनके पास एक मवाद होता था हुकूमत को चैलेंज करने के लिए। तो अभी वो जब जलसों में जाए, सामने वो खिताब करेंगे, तो वो क्या स्लोगन लेंगे, अवाम को किस तरह से मुतमईन करेंगे। जो महंगाई है, चोर बाजारी है, पाकिस्तान में जी। हेल्थ केयर का सिस्टम नहीं है, थाना कल्चर को ये तब्दील नहीं कर सके, दहशत गर्दी की नई लहर शुरू हो चुकी है, बड़ी इस्लाहात की जरूरत थी। जो कि इमरान खान ये वादे वो खुद करते थे, अवाम को वादे करते थे और हुकूमतों को ललकारते थे। हम्म। लेकिन अब उनके पास ऐसा क्या स्लोगन होगा या ऐसा क्या चूरन होगा जिसको वो बेचेंगे और जाके अवाम से मदद मांगे। लेकिन मेरे नजदीक मुझे जो असेस कर रहे हैं हम इस पोजीशन को, तो वो शायद अवाम को देखना चाहते हैं उनका मूड क्या है। अगर ठीक। चौथे साल में अगर अवामी रद्द अमल सामने आता है बलदियाती इलेक्शन की सूरत में, और जैसे पेशावर में उनको शिकस्त हुई इलेक्शन में, तो अगर बाकी सूबों में भी इसी तरह का रद्द अमल सामने आता है, तो फिर मुझे लगता है जैसे शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि वो आखिरी पत्ते फिर शो कर सकते हैं। हो सकता है कि वो हुकूमत खुद से ही तोड़ दें, सियासी शहीद बनने की कोशिश करें, जैसे माजी में हम देखते रहे। इस तरह की पोजीशन आ सकती है और हुकूमत के लिए खासा टफ टाइम है। देखते हैं कि किस तरह के वो बड़े जलसे करेंगे, क्या तो दुरुस्त बेचेंगे, दुरुस्त फैसला आम की हुकूमत का हमदर्दियां सूरत, कैसे हासिल करेंगे। जी। आप समझती हैं फैसला बिल्कुल दुरुस्त है हुकूमत का? दुरुस्त इस सेंस में मैं नहीं कह सकती, 50-50 देखिए चांसेस हैं। अवाम से जब आप बात करते हैं, अवाम बहुत तंग है, बहुत नाला है इस हुकूमत से। और ये भी एक टेस्ट केस है, जैसे कि मैं ये कह रही थी, उन्होंने चैलेंज किया। जैसे इमरान खान कहते हैं ना, मैं चैलेंजेस से खेलना पसंद ठीक। करता हूँ, तो उन्होंने भी शायद डेयर किया है अपोजिशन को और चैलेंज करने की कोशिश करें। ये ना हो ये चीज उनके अपने ही गले पड़ जाए और उनको शदीद शायद किसी भी सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल मेरे नजदीक ये कोई इतना बोल्ड डिसीजन नहीं है, इतना अच्छा या खुशाइन डिसीजन आप इसको नहीं कह सकते कि हुकूमत शायद इस तरह के जलसे जुलूस करके ठीक। अवामी हमदर्दी हासिल कर सकती है। और सियासी शहीद बनने की पोजीशन नहीं है। देखिए लोगों के सामने ठीक। हर चीज सामने है। महंगाई जिस तरह से पाकिस्तान को खा चुकी है, गरीब अवाम को खा चुकी है, तो इसके बाद हुकूमत के पास ऐसा कोई स्लोगन नहीं है वो जिसको बेचे। और ठीक है, एहतसाब का जब वो नारा लगाते हैं, जब जलसे जुलूसों में जाते हैं, तो उस पे भी अब लोग यकीन नहीं उस पर भी करते कि उंगली उठती है। 4 बिल्कुल साल ठीक है, होने को आपका है, पॉइंट आया। हुकूमत ने अब किस ब्रेक पर तरह का जाएंगे, एहतसाब कथा कर कलामी की माजरत चाहूंगा आसमा साहब। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो मुलाकातें जारी हैं, क्या ये मुलाकातें हकीकत में सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।
वेलकम बैक। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुलाकातें जारी हैं और हुकूमत के इत्तेहादी भी आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। क्या ये महज सियासी दावपेच है या वाकई में कुछ पक रहा है? सजाद मीर साहब, क्या समझते हैं आप, ये मुलाकातें सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती हैं? देखिए, असल में सारी पार्टियां अपने अपने कार्ड खेल रही हैं, हुकूमत भी, अपोजिशन भी, और वो लोग भी जो असल में इक़्तिदार के वारिस इक़्तिदार जिनके पास होता है, वो भी सारे अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। बहुत से लोग बहुत से तजिया करते हैं कि हुकूमत को कुछ फैसले करने हैं, वो जो करने वाली है, वक्त से पहले करने वाली है, उसको प्रेम्प्ट करने के लिए कुछ ये कोशिशें की जा रही है ताकि इसको बदला जाए, वरना शायद ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है, कुछ इशारे मिल रहे हैं, लाहौर में तो बड़ी मुलाकातें आज बहुत तेजी के साथ आज भी हुई हैं, MKM के वफद भी यहाँ है, जरदारी साहब चौधरी बरादरान से मिले हैं, उसके अलावा उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई है और आपस की उनकी मीटिंगें भी तेज हुई हैं। लगता तो ये है, लेकिन इनमें से मुझे जिनसे भी बात करने का मौका मिला है, अभी कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि शायद वो नो कॉन्फिडेंस की मूव लाए या कोई ऐसी तजवीज़ पेश करे या ऐसी अपनी मुहिम चलाने की पोजीशन में आ जाए जिसके नतीजे तौर पर हुकूमत को बदली जा सके। वो देख रहे हैं कि शायद अभी इस हुकूमत को बचाने की कोशिश की जाएगी, शायद अभी वक्त नहीं आया है कि इस हुकूमत को हटाकर जो सूरत-ए-हाल ऑप्शन पैदा हो सकते हैं वो कोई बहुत क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ऑप्शन जो नून लीग की तरफ से कहा जाता है या उनके लोग कहते हैं, वो ये है कि नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए जो असेंबलियां तोड़ दे और जनरल इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, क्योंकि चंद महीनों के लिए कोई भी हुकूमत संभालने को तैयार नहीं है, कम से कम नून लीग तो नहीं है। पीपल्स पार्टी सोच सकती है अगर उनका बंदा वज़ीर आज़म हो, लेकिन ऐसी सूरत में अगर कर दिया जाए तो क्या सूबे भी तोड़ देंगे? पंजाब का तो शायद कर लें, चेंज करके वहां भी ये सूरत पैदा कर दें। क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तोड़ी जा सकेगी? क्या सिंध की असेंबली तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार होगी? और खैबर बलूचिस्तान के बारे में तो खैर आसानी से कहा जा सकता है कि वो वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा। तो इन तमाम सूरतों में कोई ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आता कि अभी दिखाई दे कि ऑप्शन अपोजिशन भी क्लियर नहीं है, उनकी पार्टियों के मेंबरान से अलग अलग भी जो मेरी बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फिडेंट है कि इस वक्त कोई मूव चलाई जाए तो उनको पुष्टपनाही भी हासिल होगी। पुष्टपनाही हासिल नहीं होगी तो कम से कम हुकूमत को पुष्टपनाही बाकी नहीं रहेगी। ये सारे अपने अपना खेल खेल रहे हैं, अपनी अपनी गेम कर रहे हैं और सारे चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ गोया इस पर शतरंज की बसात पर बेहतर से बेहतर मोहरा चलाया जाए। लेकिन तो मुलाकात चंद दिनों में सूरत हाल मेरा ख्याल में ज्यादा वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी। इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2-1 हफ्तों के अंदर सूरत हाल को वाज़ेह हो जाना चाहिए हर सूरत। आपका तज्जिया क्या कहता है? मुलाकातें कुछ काम आएंगी, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा इससे, या सूरत हाल ऐसी रहेगी? सूरत हाल तो ऐसी नहीं रहेगी, सूरत हाल तो बदल रही है। इमरान खान भी अगर मैदान में निकल आते हैं तो वो भी अदम इस्तेहकाम ही होगा ना जी। अगर इमरान खान निकलने पर मजबूर हो जाते हैं, वो ठीक है, वो तो कंटेनर की सियासत करना चाहते हैं ना जी, वो तो बताना चाहते हैं कि मैं ताकत रखता हूँ। मुलाकातों के हवाले से हम क्या समझें? आप समझते हैं अदम इस्तेहकाम का बाइस बन जाएंगी या कुछ नहीं होगा, हाँ या ना? सजाद मीर साहब, हाँ ही समझिए इस मामले में ठीक है, अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे, बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट है। रज़ा रूमी साहब, आप समझते हैं कुछ अदम इस्तेहकाम लेकर आएंगी ये मुलाकातें जो अपोजिशन की इस वक्त चल रही हैं? जी देखिए, आप तो आपके सवाल के में एक अज़म्पशन है कि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है और ये सब करने से जो है अदम इस्तेहकाम हो रहा है। मेरे ख्याल से अदम इस्तेहकाम का तो सामना है हमें काफ़ी अरसे से, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये हुकूमत जो है और पार्लियामान जो है वो नहीं चल रहे। पार्लियामेंट चलती है जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप हो, जहाँ पर जो आईनी तकाज़े हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो हैं उन्होंने आपस में बातचीत करके नैब का चेयरमैन लगाना होता है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पे ऊपर बात करनी होती है, अहम कौमी मुल्की पॉलिसियाँ हैं, चाहे वो खारिजा पॉलिसी हो, माशी पॉलिसी हो, उसके ऊपर बातचीत करनी होती है, कानून साजी के लिए कोऑपरेशन करनी होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत जैसी तैसी भी चलती है, लूली लंगड़ी क्यों ना हो, वहाँ पर ये वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूरी होता है। यहाँ पर तो ये सूरत हाल है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की शक्ल नहीं देखना चाहता, उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, क्योंकि वो उनके बकौल चोर और डाकू और करप्ट हैं। तो अब बात ये कि इस तरह से कैसे चल सकती है
कोई पार्लिमान या पार्लिमानी जमहूरियत। इसलिए यहाँ पर पहले से ही अदम इस्तेकाम का एक मसला मौजूद है। दूसरा मसला जो बड़ा है वो ये है कि जो तकरीबन सारी की सारी सियासी कुव्वतें हैं, मां सिवाय पीटीआई और उसके चंद एक इत्तेहादी, वो सारे जो हैं वो एक तरफ हैं और वो 1-1.5 साल से 2 साल से ये शोर मचा रहे हैं कि वो ये तस्लीम नहीं करते और यहाँ वो ये इसकी लेजिटिमेसी नहीं मानते हुकूमत की। वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, उसको ठीक करना जो होता है वो सियासी प्रोसेस से होता है। अगर आप आपस में बातचीत करेंगे और पॉलिसी साजी के लिए मुल्की मफाद में कोऑपरेट करेंगे तो फिर बात बनेगी। यहाँ पे तो ऐसा ऑलरेडी एक पोलराइजेशन है, वो आपको सोशल मीडिया में भी दिखाई देती है, मीडिया में भी दिखाई देती है। सोशल मीडिया के ऊपर वो ट्रोल्स जो हैं हर पार्टी के, वो एक दूसरे पे हमले करते हैं। आप टीवी चैनल्स की बात करें तो वो आपको पता लग जाता है कि फलां चैनल जो है वो पीटीआई का है, फलां चैनल नून लीग का है। तो एक मुल्क में एक अजीबो गरीब फजा फैली हुई है। इस फजा को मैं समझता हूँ कि ये भी अदम इस्तेकाम का सबब है। तो ये जो मजीद जो कुछ हो रहा है ये उसकी कंटिन्यूएशन है। ये सियासी अदम इस्तेकाम का बायस नहीं बनेगी, बल्कि सियासी अदम इस्तेकाम की एक, जिसे कहते हैं लॉजिकल या मंतकी नतीजा है। इसको ठीक करना हुकूमत वक्त का काम होता है, जो कि नहीं हो रहा। और अब वही बात है कि अब चूंकि उन्होंने लॉन्ग मार्चेस ऐलान किए हैं तो यहाँ जलसों का ऐलान हो गया है। भाई आप एक टीम बनाते हैं, आप काबीना की कमेटी बना के कहते हैं मुज़ाकरात करें तो आप ऑपोजिशन समझते से, हैं क्या जो इस मुतालबे वक्त हैं, अदम 1 इस्तेकाम साल चल रहा रह है वो गया मजीद इलेक्शन बढ़ में। जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। आसमा साहिबा, आप क्या समझती हैं, ये जो मुलाकातें हैं इस वक्त अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान कुछ रंग लाएंगी, कुछ अदम इस्तेकाम पैदा करेंगी? देखिए, सवाल ये फिर पैदा होता है कि अदम इस्तेकाम कौन सी जमात करेगी। हम देख रहे हैं पीडीएम तकरीबन 2 साल से ये जलसे जुलूस करते हैं, बीच चौराहे में आके इनकी हंडिया फूट जाती है, पीपल्स पार्टी एकदम से अलग हो जाती है। यही पीपल्स पार्टी नून लीग को ताना देती है कि जी आप पंजाब से तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, उसका आपने आगाज क्यों नहीं किया। यही बिलावल की जुबानी हमने ये बातें सुनी। तो ये देखिए, कौन सी सियासी जमात अदम इस्तेकाम पैदा करेगी। क्या नून लीग ऐसा करने की पोजीशन में है? क्या पीपल्स पार्टी ऐसा करने की पोजीशन में है? जैसे कि पहले बात हुई, अगर अदम इस्तेकाम होता है तो देखिए फिर एजिटेशन की सियासत होगी, फिर देखिए आपको अपनी असेंबलियां भी कुर्बान करनी पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो सिंध गवर्नमेंट को छोड़ सकती है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। नून लीग इस पोजीशन में है, वो कर सकते थे, तरीके अदम एतमाद ला सकते थे। पंजाब में कुछ नंबर गेम्स की बात थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। दूसरी जानिब एमक्यूएम रह गई और पीएमएलक्यू की अगर हम बात करें, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, गिव एंड टेक करते हैं, अपना रेट लगवाते हैं, अपने मुतालबात मनवाते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ये सब सियासी जमातें अभी हमें इकट्ठी नजर आ रही हैं। कुछ वो ये नई हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अदम एतमाद लाएंगे। लेकिन आप भी इस चीज के गवाह, 1 हफ्ता पहले की बात है, असेंबली में सेनेट में कैसे बिल मंजूर हुआ, गिलानी साहब वहां से चले गए। तो ये बहुत सारी बातें एंड टाइम पे जो नामुमकिनात हैं वो मुमकिन हो जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत की जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारी नामुमकिनात की सियासत है, लेकिन एंड में कुछ चीजें मुमकिन हो जाती हैं। एक दूसरे को गालियां देने वाले एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं। यही कल हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान देखा। तो अदम इस्तेकाम उस सूरत में ये सियासी जमातें अभी नहीं लेके आएंगी, इस हुकूमत को ये सियासी शहीद नहीं बनने देंगी। अगर ये इस हुकूमत को ये जाने देते हैं, तो देखिए इमरान खान के पास एक बड़ा, जैसे मैंने कहा ना, वो क्या स्लोगन लेके जलसों में जाएंगे। वो तो कहेंगे देखें जी, मैं ये, जैसे वो कहते हैं ये सब चोर डाकू थे, इकट्ठे हो गए, मुझे उन्होंने घर भेज दिया, तो मेरे साथ तो जुल्म हो गया। तमाम सियासी जमातें इस वक्त एम्पायर की उंगली जो उसका इशारा है खड़े होने का इंतजार कर रही हैं। कहीं से कोई इशारा हो, कहीं से कोई मुलाकात हो जाए रात के अंधेरे में, कहीं इस्टेब्लिशमेंट उनको किसी सियासी जमात को ग्रीन सिग्नल दे दे, तो ये सारी सियासी जमातें चूचू का मुरब्बा इकट्ठे हो जाएंगे। अभी किसी में इतना दम खम नहीं है ठीक। कि ये अदम एतमाद लेकर आए या लॉन्ग मार्च करें। वो भी इसी तरह होगा, सोशल मीडिया पे रैलीज दिखाई जाएंगी, टीवी पे जलसे जुलूसों का सीजन चलेगा, इधर से हुकूमत के जलसे होंगे, इधर से इनके होंगे। ना अपोजिशन इन्हें सियासी शहीद बनने देगी और हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि हम इन्हें जिस तरह से लान तान कर सकते हैं, इनके खिलाफ इल्जामात की सियासत कर सकते हैं, अवाम में हम जाएं, हम हमदर्दियां बटोरने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, बसूरत दीगर ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या महज एक सियासी दाव है ये जो मुलाकातें इस वक्त अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान चल रही हैं, या वाकई में कहीं कुछ पक रहा है? आज
साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अभी किचन में सामान इकट्ठा हुआ है लेकिन पका कुछ भी नहीं, सब कच्चा है। हाँ, अगर आपका मतलब सियासी अदम इस्तेहकाम से ये है कि हुकूमत बदल जाएगी या नहीं बदलेगी क्योंकि अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें आपस में मुलाकातें कर रही हैं, तो मैं इसकी मेरी नज़र में मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये असर नहीं होने वाला, लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलें कि सियासी सरगर्मियाँ बहुत अरूज पर हैं, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस किस्म की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, हम सियासत इसको सियासत समझते हैं जो हो रहा है लाहौर में इस वक्त, जोड़ तोड़ की सियासत। मुझे कब कहाँ पे कितना हिस्सा मिलेगा, ताकत में मैं कितना हिस्सेदार हूँगा। आज आपने देखा एमक्यूएम ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब जब तक पीएमएलएन या अपोजिशन खुल के सामने अपना प्रोग्राम और प्लान सामने नहीं लेके आएंगे, हम आप कुछ नहीं कह सकते कि हम किस तरफ जाएंगे। यानी वो भी कह रहे हैं कि हमें बताया जाए कि हमें इसमें से क्या मिलेगा। तो जहाँ की सियासत लेन देन पे है, जोड़ तोड़ पे है, इस चीज़ पे है कि मुझे क्या मिलेगा और तुम्हें क्या, तुम कितना देने को तैयार हो, वो सियासत नहीं होती। हमें इसको मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें सियासत के ज़ुमरे से निकाल देना चाहिए। वहाँ से पिक करते हुए जहाँ पे रियाज़ा रूमी ने छोड़ा कि सियासत का काम मतलब क्या है। सियासत का मतलब है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये डिटर्मिन करें कि जो कर्ज का पहाड़ हम पे चढ़ गया है इस मुल्क के ऊपर, इसको हमने कैसे रिटायर करना है। उसके बाद ये डिटर्मिन करें कि जो 187 हमने PSCs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ली हुई हैं, इनको हम क्या करेंगे और किस तरीके से प्राइवेटाइज करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। तीसरा, ये जो एनर्जी का हमने ये जो सर्कुलर डेट बना लिया अपने ऊपर, कम से कम 2500 अरब का सर्कुलर डेट है, इसको कैसे रिटायर किया जाएगा, इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये सियासत है। सियासत ये है कि लोगों को इंसाफ सस्ता और जल्दी कैसे मिलेगा, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म है ये किस तरीके से हो पाएगा, वो सियासत है। ये सियासत हमारे यहाँ वो सियासत नहीं हो रही, सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत है, जिसको हम आप सब मिल के बदकिस्मती से रोज़ाना टीवी पे बैठ के रात को सियासत की जोड़ तोड़ को सियासत कहते हैं। और इन मुलाकातों को मुझे बताइए, इन मुलाकातों में से शहबाज शरीफ साहब थे, बाकी तमाम लोगों से आपने देखा बातें होती हैं, वहाँ पे फजल रहमान साहब आते हैं, आज तक कभी किसी ने इस चीज़ पे बात की कि गुर्बत के लिए क्या होगा, गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, मईशत कैसे बेहतर होगी, हमारे तल्लुकात बाकी मुल्कों के साथ कैसे होने चाहिए। कभी आज तक हमारे कानों में ये बात नहीं गुजरी। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर है। जब हम सियासत इसको मानने पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो सियासत ख़त्म हो जाती है, नापैद हो जाती है, जो कि दर हकीकत सियासत होनी चाहिए यहाँ पर। तो जोड़ तोड़ जिसका आपने जिक्र किया, ये हो पाएगा इन मुलाकातों के बाद? मैंने आपसे अर्ज किया था कि नहीं, इसकी वजह से हुकूमत नहीं बदलेगी। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका जवाब भी आ गया। अब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है, मुसलमानों के लिए ज़िंदगी मज़ीद तंग कर दी गई है, सेक्युलर भारत में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है, मुसलमानों पर ज़मीन को मज़ीद तंग कर दिया गया। भारतीय रियासत कर्नाटका में कुछ तालीमी इदारों में मुसलमान तालिबात पर हिजाब के साथ दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। आज वहां पर रैली भी निकाली गई, जलसे जुलूस भी किए गए, जाफरानी मफलर में मलबूस अफराद ने निकाला और मुसलमानों पर दबाव डाला जा रहा है। अदालतों पर भी वहां पर दबाव डाला जा रहा है क्योंकि ये मामला अदालत में भी है। शहजाद चौधरी साहब, क्या सेक्युलरिज्म का दावेदार भारत वहां पर अक़लियतें महफूज हैं? जाहिर है जी कि नहीं है। ये तो एक जब से बीजेपी आई है और बीजेपी का रुझान बढ़ा है, हिंदुत्व का रुझान बढ़ा है, आपने देखा है ना सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियंस, दलित और बाकी तमाम ऐसे लोग जो इनको कि शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। वहाँ पर सिर्फ इस वक्त ब्राह्मण राज है, ये नज़र आता है आपको। देखिए, जहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान हों जिस मुल्क के अंदर, उन 20 करोड़ मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं उनके निकलने दी जा रही। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स मुश्किल से अगर कभी कभार कोई पहुंच जाता है, आपको पता है बीजेपी का इस वक्त कोई मुसलमान MNA नहीं है वहाँ पर, जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर। तो इसलिए जहाँ पर कोई एक आध जो अगर पहुँच जाता है किसी पार्टी की तरफ से, उस पर हमले किए जाते हैं। जब आपने उनको गाय के गोश्त के ऊपर लिंच करना शुरू किया, जब आपने उनकी तलाक और उनके पर्सनल लॉ के अंदर तब्दीलियाँ की, जब हिंदुस्तान ने लव जिहाद का नारा लगाया मोदी के गुंडों ने, और जब ये कहा गया कि ये मुसलमान जो है इनको रहने नहीं दिया जाएगा, और अब आपका लेटेस्ट जो आपने देखा जिस तरीके से उनको उनके लिबास की वजह से उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, मेरा ख्याल है एक कंटिन्यूटी है उस चीज़ की कि जो भारत अपने आप को जिस तरह डिफाइन करता था वो भारत वो नहीं रहा। और इसमें क्या शक है
कि वो भारत अब वो जैसा नहीं रहा। हमें ये देखना है यहाँ पर बैठ के, ना सिर्फ ये कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं जो कि भारत के, उसी तरीके से जैसे हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन देखना ये है कि भारत के अपने लोग जो कि उनके दलित भी हैं, उनके बाकी लोग भी हैं, उनके सिख भी हैं, जो कि खड़े होके अब मुसलमानों के लिए गाहे गाहे आवाज़ निकालना शुरू हो गए हैं, उनकी सपोर्ट में आ गए हैं। आपने देखा दलित लड़कों ने लड़कियों के लिए, उस यूनिवर्सिटी की लड़कियों के हक में आगे बढ़ के उनके लिए लड़ाई की, उनके लिए फेस ऑफ किया हिंदुत्व के गुंडों को। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक सेंटिमेंट है उनके लिबरल सोसाइटी के अंदर, ये किस तरीके से अपनी जगह वापस ले पाता है, ये बहुत क्रिटिकल होगा भारत के ओवरऑल, जिसे कहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, सोशल स्टेबिलिटी के लिए। वरना भारत इसी तरीके से अगर फ्रेगमेंट होता रहा, हिस्से बखरे होते रहे उसके, तो फिर इस तरह का मामला भी हो सकता है कि शायद बहुत सारा मुश्किल, इंटरनली मुश्किल क्रिएट हो जाए। अगला इलेक्शन बड़ा क्रिटिकल है 2024 में इस मामले में, और देखना यह है कि भारत की जो मेजॉरिटी है वो किस तरीके से मोदी के इस सारे एजेंडे को रिएक्ट करती है, वो डिफाइन करेगा कि भारत का 5-10 साल में क्या हशर होगा, या भारत वापस से अपने सेंट्रल जो दरमियाना रास्ता था उस पर वापस आ पाएगा। आसमा चौधरी साहब, जो इस वक्त कर्नाटका में जारी है, वहाँ पर जल्द से जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, मुसलमान तालिबात को हिरासा भी किया जा रहा है, सेक्युलरिज्म का दावेदार भारत, वहाँ पर अक़लियतें महफूज हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा हमने देखा है भारत के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात में, और ख़ुसूसन बीजेपी की जो हुकूमत है इसके दौरान बहुत ज़्यादा मज़हबी इंतशार और मज़हबी रवादारी की जो वो बात करते हैं और सेकुलर इंडिया की बात करते हैं, वो चीज़ हमें वहाँ नज़र नहीं आई। चाहे मुसलमान हैं या सिख हैं या दीगर कौमियतें हैं वहाँ पे भारत में बसने वाली, भारत उनके लिए एक महफूज़ मुल्क नहीं है। और स्पेशली मुसलमानों के साथ कभी उन पर हिजाब के मामले पर उन पर सख्ती की जाती है, कभी गाय ज़िबा करने के मामले पर और दीगर मज़हबी रसूमात अदा करने के सिलसिले में भारत के अंदर ख़ुसूसन अगर एक मखसूस जमात की हम बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस के दौर में इस तरह के वाक़यात होते रहे लेकिन उनमें इतनी शिद्दत नहीं थी। लेकिन जब बीजेपी की हुकूमत आती है, भारत के अंदर बाबरी मस्जिद का तनाज़ा हमने देखा और जिस तरह से मस्जिद को शहीद किया गया और दीगर बहुत सारे वाक़यात हैं जिनको हम यहाँ बयान कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी बीजेपी की हुकूमत आती है, भारत के अंदर एक मज़हबी तनाव और किसी भी किस्म को बर्दाश्त का कल्चर हम वहाँ नहीं देखते। मुसलमान वहाँ महफूज़ नहीं है, उनकी जान, माल, उनकी इज़्ज़तें, और मख़सूस इलाके हैं जहाँ मुसलमान अगर अक्सरियत में है तो वहाँ तो वो शायद चैन और सुकून से रह सकते हैं। लेकिन कुछ इलाके जहाँ पे पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, वहाँ अगर मुसलमान अक़लियत में हैं, तो उन पर ज़मीन तंग कर दी जाती है और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। ये तो चलिए ये वाक़या रिपोर्ट हो गया कि एक बच्ची यूनिवर्सिटी की जो जा रही है और उसने हिजाब लिया और उस पर उसको तंग किया जा रहा है। अभी आप रिसेंटली देखें क्या हुआ लता जी की जब आखिरी रस्मात अदा की जा रही है और वहाँ पे वो दुआ कर रहे हैं, तो बड़ी-बड़ी तमाम अखबारात में की ज़ीनत बनी कि दिस इज़ आवर इंडिया, हमारा इंडिया ऐसा है, सेक्युलर इंडिया है कि एक तरफ हिंदू तरीके से उनकी रस्मात अदा की जा रही है, दूसरी जानिब वो दुआ माँग रहे हैं। लेकिन जब दुआ माँग के उन्होंने फूँक मारी तो उसके बाद भी जी। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने और वहाँ के दीगर जो सियासी कायदीन हैं, उन्होंने भी उनको तनकीद का निशाना बनाया कि शायद उन्होंने उनको थूक फेंका है या इस जी। तरह की जो बात वहाँ पर की गई। तो देखिए इतनी सी बात भी वहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। जो मुसलमान वहाँ पे काम करने वाले अदाकार हैं, उन पर आए रोज़ इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, बहुत ज़्यादा इनको इस तरह से तंग भी किया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जब भी हम बात करते हैं कि शायद उनको आज़ादी है, पाकिस्तान में कंपैरिज़न किया जाता है कि जी पाकिस्तान में शायद एक आध कोई वाक़या रिपोर्ट हो अगर मज़हबी अक़लियत के बारे में, ख़ुसूसन हिंदुओं के बारे में। तो यहाँ देखिए हमारी कम्युनिटी, तमाम लिबरल्स, हमारे मीडिया उसको बड़े पुरज़ोर तरीके से उठाता है, उसके खिलाफ आवाज़ अगर उनसे कोई ज़्यादती की जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ का मीडिया भी एक प्रेशर ग्रुप की सूरत में सामने आता है। जी। कुछ लोग हैं जो इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे ऐसी है जो इन चीज़ों के बारे में आवाज़ नहीं उठाता। तो राइट। एज़ अ मुस्लिम कंट्री हम लोगों को शायद हम इस तरह से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उस मुल्क का मामला है और उस चीज़ को मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे उठाया ठीक। जा सकता है, उसके बारे में बात की जाती है और अगर कंपैरिज़न की बात की जाती है, तो पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं हैं कि अक़लियतों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। ठीक। रज़ा रूई साहब, आप समझते हैं वहाँ पर जो इस वक्त हो रहा है रियासत कर्नाटका में, भारत इस बात का दावेदार है कि वो एक सेक्युलर स्टेट है? देखिए, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, हर जगह जी। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दीगर इलाके हों हिंदुस्तान के, कोलकाता में तो इस जो हो वक्त रहा है वो ये सबने हुआ देखा। ये है जी। कि मोदी
जी, इस वक़्त जो हुआ है वो ये है कि ये जो बीजेपी की हुकूमत के दौरान जो इंडियन सेक्युलरिज़्म का जो थोड़ा बहुत भरम भी उन्होंने रखा हुआ था पिछली कई दहाइयों से, वो भी अब पर्दा जो है बिल्कुल फ़ाश हो गया है। और यकीनन वहाँ पे जो असलियत है वो सामने ये आ गई है कि ये सेक्युलरिज़्म का जो दावा था वो इंतहाई खोखला था, क्योंकि 1-2 टेन्योर्स ही बीजेपी के काफ़ी थे उसको साबित करने के लिए। इस वक़्त जी, सिर्फ़ मुसलमानों की वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है हमारे लिए वो मसला बहुत अहम है और अज़ीज़ है हमें, लेकिन वहाँ पे जो मसीही लोग हैं, जो उनके साथ हो रहा है वहाँ पर, वो भी बहुत काबिल तशवीश है। साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो और उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, रिपोर्ट भी हुआ है। इसी जी, तरह दीगर जो वहाँ पर अक़लियतें हैं, दलित का ज़िक्र हुआ अभी जो कि निचली ज़ात के लोग हैं, उनके ऊपर भी आए दिन वायलेंस और तशद्दुद जो है वो बहुत आम है। लेकिन जो ये कर्नाटका का वाक़या है और इससे पहले भी आपने देखा कि बहुत जगहों पर उन्होंने मस्जिदों के मीनार शहीद किए हैं। बच्चियाँ जो जाती हैं स्कूल, कॉलेजेस में या दफ़्तरों में उनके हिजाब के ऊपर उनको अटैक किया है। इसी तरह जो लोग जुम्मे की नमाज़ जो पढ़ी जाती है सड़क के ऊपर मस्जिद से बाहर, वहाँ पर एक पूरा फ़साद मचाया गया है और कई जगह पर तो ये इस हद तक कोशिश की गई है कि नमाज को बैन किया जाए। ये अब मामला इतना संगीन वहाँ पर हो चुका है कि इस वक़्त जो हिंदुस्तान के पढ़े-लिखे लोग हैं और वो जो बोलते हैं वो कम ही हैं, क्योंकि उस गवर्नमेंट ने मीडिया के ऊपर भी बहुत सख्त पाबंदियाँ लगा रखी हैं। हुँ, तो जो कह रहे हैं और ख़ुसूसन जो लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अगर इस तरह करने से तो हिंदुस्तान के मज़ीद ना सिर्फ़ के जो इंतशार है वो बढ़ेगा, बल्कि उसके टुकड़े भी हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस वक़्त जो बहुत बड़ा ये मसला है कि ये हम वहाँ पे अक़लियतों के हकूक़ की बात कर रहे हैं। बात ये है कि ये इंसानी हकूक़ जी, जो हैं ये ग्लोबल होते हैं और आलमगीर इनकी अहमियत होती है। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि चूँकि वो अ, हम हमारी इंडिया के साथ मखासमत है तो हम उसके ऊपर उँगली उठा रहे हैं। जो यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है और दुनिया के कई ममालिक ने किया हुआ है। और उसकी रूह से ये तमाम बातें जो हैं ये नाकाबिल कबूल हैं 21वीं सदी में। इसके ऊपर हमें जो है हर जगह आवाज़ भी उठानी चाहिए और आई एम ग्लैड कि आपके शो के हुँ, ऊपर इस पे बात हो रही है, क्योंकि जो आज ये वीडियो चल रही थी इंतहाई दिलसोज़ है और इससे मेरे ख़्याल से आप सोचिए हमें इतनी परेशानी हो रही है, तो जो वहाँ पे करोड़ों मुसलमान बेचारे रह रहे हैं, वो किस हालत में होंगे कि अगर उनको एक बेसिक आज़ादी नहीं है कि वो अपना टोपी पहने, नमाज़ की या हिजाब पहने और जी, कहीं जा सकें, तो उन पे क्या गुज़र रही होगी। ठीक, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की जो दफ़्तर ख़ारिजा है और पाकिस्तान के जो मंदूबीन हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जी, उनको इसके ऊपर सीरियसली काम करना चाहिए। राइट, देखिए, हमारे यहाँ भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है अक़लियतों ठीक के है, बारे में, लेकिन बिल्कुल हमने ठीक। बड़ी पिछले चंद सालों में बहुत कोशिश की है उसको इम्प्रूव करने के इम्प्रूव लिए। करने की, लेकिन हमारी भारत में पॉलिसीज़ या सूरत हाल एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बयानात और ख़राब है। देखें आपका पॉइंट आया रज़ा एक रोमी साहब। जी, जी। कंक्लूड कीजिएगा प्लीज़ मुख्तसर करके। जी, ठीक, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर पे अटैक जी, हुआ जी, था रहीम यार खान में, तो हमने फ़ौरी तौर पे फ़ो कार्रवाई की बिल्कुल, और कैफ़िर वहाँ के किरदार तक लोगों को पहुँचाया पकड़ा भी, ज़िम्मेदारों को, सज़ा भी बिल्कुल दी, ठीक एक है, बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्शन है। ऑर्डर भी ठीक, जी। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो इस वक़्त सूरत हाल भारतीय रियासत कर्नाटका में है, बाहिजाब मुस्लिम तालिबात के दाखिले पर पाबंदी, क्या भारत सेक्युलर स्टेट कहने का दावेदार है? असल में जी बात यह है कि भारत का सेकुलर मॉडल जो है वो कभी दुनिया में अप्रिशिएट नहीं किया गया। हुँ, यानी जहाँ तक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ताल्लुक है, बड़े-बड़े लोगों की मैंने इस मामले में मुख्तलिफ मॉडल देखे, अमेरिका का मॉडल, फ्रांस का मॉडल, तुर्की का मॉडल, इवन बर्तानिया का मॉडल जहाँ स्टेट का रिलीजन तो है, लेकिन चर्च है उनका, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी हेड होती है, लेकिन वहाँ मज़हब की आज़ादी होती है, बहुत से मॉडल तज़किरा होता है। लेकिन भारत मॉडल के साथ हमेशा ये बात आती रही है कि वो दिखावे की चीज़ और है, शायद मेरे लफ्ज़ ज़्यादा बिल्कुल खुरदरे हों, साफ़ हों, लेकिन मतलब यही होता है कि दिखावे की चीज़ तो है, अंदर वो माशरा सेकुलर नहीं है, ना माशरा सेकुलर है, ना वहाँ की हुकूमतों का रवैया सेकुलर रहा है, इवन कांग्रेस का रवैया भी सेकुलर नहीं रहा। मुझे अदबियात का मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे कई नज़्में याद आ रही हैं कि अभी जबलपुर जल रहा है, वगैरह-वगैरह, जी, वज़ीर-ए-आज़म लगाएँगे फेरा वगैरह-वगैरह, यानी जिसमें उस ज़माने में भी प्रोटेस्ट हुआ करता था, ये 60s से पहले की बात है, जब वहाँ मुस्लिम कुछ फसादात हुआ करते थे। जी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने आकर गोया चेहरे से पर्दा उठा दिया है, सब कुछ नंगा कर दिया है। ये जो आप हिजाब की बात कर रहे हैं ना कि हिजाब लेने पर पाबंदी लगा दी, हंगामा हो गया,
औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस बातों को तो शायद मगरब भी पी जाए, गोल कर जाए। वहाँ भी उनके यहाँ हिजाब के बारे में उनका सेकुलरिज़्म भी इस तरह की बातें करता है और करता रहता है। लेकिन जो दूसरी बातें होती हैं कि आमतौर पर लिंच कर दिया जाता है। छोटा-मोटा कारोबारी अगर किसी मोहल्ले में मुसलमान रेहड़ी लगाता है, तो उसके लिए रेहड़ी लगाना मुश्किल कर दिया जाता है। ठीक। ऐसे-ऐसे वाक़यात वहाँ सुनने में आए हैं, लेकिन दुनिया का ज़मीर उस बारे में गौर नहीं करता। ये देखो कैपिटलिस्ट माशरा जो है, ये बिल्कुल अंधा हो गया है। जो ज़र-नहाद माशरा जो है, जी। ये इसकी सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि ये भारत को एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत होने की वजह से कोई उस पर गौर भी नहीं करता, कोई देखता भी नहीं, नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। लेकिन शायद पहली बार बीजेपी की हुकूमत में ये हुआ है कि लोग इसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, खुद इंडिया के अंदर इसका रिएक्शन पैदा हो रहा है। ठीक कहा गया कि लिबरल तबका जो है, ख़ास तौर पर वहाँ का भारत का, जी। वो परेशान है कि इस तरह तो भारत के टुकड़े-टुकड़े भी हो सकते हैं। भारत के अंदर अगर इसी तरह का डिवीज़न पैदा होनी शुरू हो गई और ठीक है, पहले तो मुसलमानों के खिलाफ हुआ करता था, अब मसीहों के खिलाफ भी होता है। दलित के खिलाफ तो खैर पहले दिन से करते रहे हैं, उन अक़लियतों के खिलाफ तो करते रहे हैं, वो इकट्ठी भी हो जाती हैं कई जगह पर, लेकिन मुसलमानों के लिए इकट्ठा जी, होना भी मुश्किल ठीक। कर दिया। बिल्कुल इसको ठीक हम है। कह भारत सकते हैं सेक्युलर स्टेट का दावेदार तो है, मगर सूरत-ए-हाल, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रूमी साहब और आसमा चौधरी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।